ऑल राइट। नमस्कार लीना, अपर्णा, कल्पना। नमस्कार। इज दी ऑडियो वीडियो फाइन? ओके ओके, ठीक। सही है, सही है, सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो हमने आप लोगों को कहाँ छोड़ा था? आई थिंक स्टार्टिंग मैंने करा दी थी डेविस के बारे में। हाँ लीना, आस्क, पूछिए। आई एम फीलिंग बेटर नाउ अपर्णा, थैंक यू। Okay, if our question is about plate tectonics, hi Prateek, good evening, good evening. Plate tectonics, then we need to explain sea floor spreading convection theory in modern tectonics theory. Plate tectonics is all about these theories. जो आपने तीन चीजें मेंशन करी है, उसके बेसिस पे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स को बोलते हैं। तो यस, ये आपको मेंशन कराना पड़ेगा। आर्थर होम्स का कन्वेक्शन सेल थ्योरी, क्योंकि प्लेट को चलाने के लिए कोई सिस्टम चाहिए ना, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय कन्वेक्शन थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वाज द एविडेंस कि हाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, हो रही है। वो दिखा रही है किस तरीके से ओशन के नीचे कन्वेक्शन सेल है, जिसका बेसिस माना था आपके हैरी हेस ने। तो एक एविडेंस भी मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे वो दिख गए थे, रिज दिख गए थे, मिड ओशनिक रिज थे, अपने ट्रेंच दिख गए थे, फिर आपका एक सर्वे था डब्ल्यू डब्ल्यू करके, मैंने एक सर्वे बताया था। नहीं, पूरा डिटेल नहीं बतानी है, डिटेल नहीं बतानी है, वो अकॉर्डिंगली बढ़ा चढ़ा देना थोड़ी चीज़ें, जितना इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। बस पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, डायग्राम ज़रूर बना दीजिएगा बस। फिर आप उसमें बता दो कि इंटरेक्शन होता है, तीन तरीके का इंटरेक्शन, वो बना देना डायग्राम। और उसी के इंटरेक्शन से अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं। सी सी मतलब पहले कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, और जो स्लिप पास्ट वाला था। हाय दीपा। तो ऐसे है ट्रांसफर्स, हाँ हाँ, तो ऐसे कर देना। उसके बाद कन्वर्जेंस, तो मतलब डिपेंड करेगा कैसे आप उसको स्मार्टली प्ले करते हो। बाकी आपके पास ये सब कीवर्ड्स हैं, तो जहाँ पे जितना हो सके उतना इस्तेमाल करिएगा। ऑल राइट, ठीक है। तो लिखिए आज साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ डेविस। डेविस का मैंने आप लोग को सब बता दिया था ना, हट्टन और डार्विन साइकिल, एक टेबल लास्ट में बता दी थी शायद। फेयर, कल फेयर आई थिंक खत्म हो रहा है संडे को। कुछ खास है नहीं, जैसे लखनऊ महोत्सव होता है उसका छोटा वर्जन है। कपड़ों के अलावा और खाने पीने के अलावा कुछ ऐस, और वही राइड्स वगैरह, और कुछ है नहीं है सच। तो बहुत जब फ्री हो तब जाओ, अदरवाइज इतना कुछ है नहीं। कल लास्ट डे है, तो कल तो आज और कल बहुत भीड़ रही होगी, मैं तो कल गया था। चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लखनऊ में लगा है ये आपका नवोदय बालिका स्कूल है, अलीगंज में, जहाँ मेड इजी की कोचिंग हुआ करती थी, विजन वगैरह की कोचिंग है उसके आगे वहाँ पे। चलिए, साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ डेविस। किताब आ गई कल्पना आपकी, मतलब ऑर्डर कर दिया आपने, कह रहे थे आप। यस, वही किताब है, फिजिकल ज्योग्राफी, सविंदर सिंह। हाँ 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 प्रतीक, केंद्रीय विद्यालय के पास, हाँ उसी के पास। ओके चलिए लिखिए। आज डेविस की साइकिल को ख़त्म कराना है हमें। टाइम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चलो लिखो, द साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ डेविस। न्यू पेज से स्टार्ट करिएगा। द साइकिल ऑफ
इरोजन ऑफ डेविस। पूरी कहानी आप लोग आई थिंक समझ गए हो, डेविस क्या बोरो किया था, मतलब एक माहौल मैंने बना दिया है डेविस का। अब इनका जो थ्योरी है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का, अब वो आपको समझना है। तो जो सबसे पहले 1899 में इन्होंने दिया, उसको समझते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो, कुछ पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ कि एक पहले आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल जानकारी देंगे, उसके बाद हम बात बताएं। सो एक पहली बात क्या है, डेविस वॉज एन अमेरिकन, अमेरिकन स्टडीड द लैंडफॉर्म, स्टडीड द लैंडफॉर्म ऑफ, अभी अमेरिका में है, अमेरिका में रह रहे हैं, तो वहां पे कैसा क्लाइमेट है, कूल, टेम्परेट, मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड, studied the landform of cool, temperate, mid latitude, where the rivers are, where the rivers are important geomorphic agents, important जियोमॉर्फिक एजेंट्स। मतलब जहाँ पे इन्होंने स्टडी करी ना, जहाँ पे जो पूरे एरिया की इन्होंने स्टडी करी, वहाँ वो कूल टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है ना कि नदियों की भरमार होती है, नदियों द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपनी जो इन्होंने स्टडी करी साइकिल ऑफ इरोजन जो डेविस ने दी, वो फ्लूवियल साइकिल थी। फ्लूवियल साइकिल समझते हो, मतलब नदी द्वारा बनाए गए अलग अलग लैंडफॉर्म्स। और कोई इन्होंने उस चीज़ को नहीं कंसिडर किया। विंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन, कोस्टल वेव्स इरोजन, जो ग्राउंड वाटर इरोजन, डिपोजिशन, ये सब इन्होंने कुछ नहीं कंसिडर किया। तो तो सो डेविस डेवलप्ड, डेविस डेवलप्ड his concept, his concept of cycle of erosion around role of rivers। याद रहेगा ये पॉइंट सबको ना, रिवर्स पे ही इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। आगे जाके ये थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। और दोस्तों ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक्स जितना इम्पोर्टेंस रखता है, उतना डेविस की साइकिल इम्पोर्टेंस रखती है। इसको हल्के में ना लेना कोई लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरा देखिए, तो उसमें भर भर के पूछा गया डेविस साइकिल, हर साल पूछ लिया जाता है। मैंने यूपीएससी के पेपर दिया है, तो यूपीएससी के पेपर में डेविस साइकिल दोनों बार पूछी गई। मैंने पीसीएस का दिया 19 का मेंस, उसमें भी डेविस साइकिल थी। नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूछ लेता है। तो इसको हल्के में ना लीजिएगा, हर साल इससे सवाल आना ही आना है, चाहे डायरेक्टली पूछे चाहे घुमा के पूछे। तो डेविस का आपको बहुत अच्छे से चीजें समझनी है। ब्रैकेट में एक बात लिखिए, ही इग्नोर्ड द अदर एजेंट्स, he ignored the other agents like glaciers, waves, winds, etc. and he considered, अब ये कीवर्ड आएगा आपको, and he considered that all other agents of erosion, that all other agents of erosion are, क्या बोला इन्होंने, बाकी जो ये सब बनाते हैं इनको इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला क्लाइमेटिक एक्सीडेंट। ये कीवर्ड है यहाँ पे, मतलब बाकी से जो बन रहा है वो क्लाइमेटिक एक्सीडेंट है दोस्तों। एंड आर, एंड आर क्लाइमेट एबनॉर्मल कंडीशन। इसका मतलब समझे आप लोग, मतलब मेन जो साइकिल ऑफ इरोजन है वो हमारी रिवर के द्वारा ही बनाई जाती है। रिवर इरोड करती है, डिपॉजिट करती है।
बाकी जो एजेंट हैं उन्होंने सिंपली इनको अपनी स्टडी में इग्नोर कर दिया। क्या शब्द दिया, ये सारे के सारे जो अलग इरोजन, एक्चुअली एजेंट ऑफ इरोजन इन्होंने माना ही नहीं उन सब चीज़ों को। इन्होंने कह दिया बस ये सब ऐसे ही क्लाइमेटिक एक्सीडेंट है, अब नॉर्मल कंडीशंस हैं। ये नॉर्मल है ही नहीं, अब नॉर्मल कंडीशन है जो ये सब बन रहा है। नॉर्मल तो बस हमारा जो नदी बना रही है वही है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायो ऑफ डेविस। डायरेक्ट सवाल आता है, एक्सप्लेन द ट्रायो ऑफ डेविस। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो जानता होगा, इसमें डाल दीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो डेविस सेड पॉज हुआ था क्या, है ना? अब ठीक है, मेरा नेट फ्लक्चुएट किया। ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक। डेविस सेड डेविस सेड landforms are the product of landforms are the product of, ऐसे ही डायरेक्ट सवाल पूछता है। explain this statement of Davis, landforms are the product of structure, process and stage। दीपा, हाँ मेरी तरफ से फ्लक्चुएट हो गया था अभी, बस यही बताया है मैंने। कहाँ पे आप छोड़े हो? ये सेकंड पॉइंट पे हम डिस्कशन करा रहे थे ना, वही है, अभी कुछ बताया नहीं है। डेविस सेड लैंडफॉर्म्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। हाँ बस यही लिखा है मैंने, और कुछ समझाया नहीं है, और कुछ समझाया नहीं। दिस स्टेटमेंट दोस्तों इज द सोल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। सोल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इतना इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। इसी ये जो है स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, इसी को बोलते हैं ट्रायो ऑफ डेविस। ट्रायो मतलब तिकड़ी जो नहीं होती है, तिकड़ी, ट्रायो ऑफ डेविस। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना, वो तीन चीजों के प्रोडक्ट हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। अब एक एक करके हम आपको समझा देते हैं जल्दी से, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोसेस के बारे में, स्टेज के बारे में। इसके बाद हम इनकी आपको साइकिल समझाने लग जाएंगे। इतना लिख लिया सबने? डन। बहुत आसान है, बस थोड़ा मेरे साथ रहना बस। ओके, सबसे पहले समझते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? डेविस सेड दैट लैंडफॉर्म्स आर द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? ऑल दैट इज इंटरनल टू द अर्थ एंड रॉक्स। ऑल दैट इज इंटरनल टू द अर्थ एंड रॉक्स। स्ट्रक्चर, जो लैंडफॉर्म बन रहा है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अर्थ के नीचे रॉक में, रॉक की प्रॉपर्टीज वो डिफाइन करती है कैसा स्ट्रक्चर होगा। मीन्स टाइप्स ऑफ रॉक्स, हार्ड रॉक हैं, सॉफ्ट रॉक्स हैं, रॉक की प्रॉपर्टी, रॉक की प्रॉपर्टी, रॉक की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करी जाए, कहाँ पे कितना हार्ड है, हार्डनेस, एसिडिटी, बेसिसिटी कितनी है उसमें, एसिड है कि बेसिक है, मिनरल्स कैसे हैं उस रॉक के, डिफाइन करेंगे लैंडफॉर्म जो बनेगा। फिर उसमें हम लोग देखेंगे उसके फीचर्स। फीचर्स का क्या मतलब है? क्या उसमें फोल्ड है, क्या उसमें फॉल्ट्स बने हैं, ये भी डिफाइन करेगा। क्या उसमें रिफ्ट्स हैं, फीचर्स डिफाइन होंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि
पोरस कितना है रॉक, पोरोसिटी। परमिएबल कितना है रॉक, पानी को कितना अलाउ कर पा रहा है अपने अंदर, परमिएबल कितना है। ग्रेन साइज क्या है उसका, ग्रे ग्रेन साइज क्या है उसका। कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ये स्ट्रक्चर का मायने है। स्लोप कैसी है वहाँ की, ढलान कैसी है, स्टीप स्लोप है कि जेंटल स्लोप है। तो इसमें हमें समझ में आ रहा है ये जो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं मोटा मोटा, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप लोग थोड़ा सा और सोचो, सो ये कंट्रोल करती हैं कहाँ पे एजेंट ऑफ इरोजन या वेदरिंग वो कितना इफेक्टिव है। भाई जाहिर सी बात है जो हार्ड रॉक होगी उसमें इतना जल्दी कटाव छटाव नहीं होगा। मिनरल अगर ऐसे होंगे जो कि जल्दी घुल जाते हैं पानी में, तो वहाँ पे हमें कुछ और देखने को मिलेगा। जहाँ जल्दी नहीं घुलेंगे वहाँ कुछ और देखने को मिलेगा। केमिकल रिएक्शन इस पर डिपेंड करती है। फिर अगर बात करी जाए कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट रॉक है, तो वहाँ पे हमें अलग लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा, अलग फीचर देखने को मिलेगा। स्लोप कैसा है, भाई जाहिर सी बात है अगर स्टीप स्लोप है तो वहाँ पे जो इरोजन होगा ज़्यादा होगा। जेंटल स्लोप है तो वहाँ पे इरोजन एज सच इतना नहीं इफेक्टिव हो पाएगा। सो कहने का ये मतलब है ये जो सारी बातें हैं, इट कंट्रोल्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एजेंट ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग। इससे इन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया, लैंडफॉर्म्स आर द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड इट्स स्टेज। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि कैसा रॉक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या वहाँ पे फॉल्ट प्रेजेंट है, रिफ्टिंग हुई है, कैसा रॉक का ग्रेन साइज है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कैसा वहाँ पे स्लोप है। ये इन्होंने बताया कि हमें इसको ऐसे सोचना पड़ेगा, हमें पूरा टोटलिटी में चीज़ों को देखनी पड़ेगी। इसके बाद इन्होंने बोला स्ट्रक्चर प्रोसेस। अब इन्होंने बात करी प्रोसेस की। सो प्रोसेस की बात करी जाए तो कौन सी प्रोसेस उसमें लग रही है। इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, कैसे एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं उसमें। एंडोजेनेटिक फोर्सेस अगर आप लोग को याद हो तो इतना ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, याद है, लेकिन हमने यहाँ लिखा दिया है आपको, क्योंकि प्रोसेस में एंडोजेनेटिक फोर्सेस भी आ जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी साइकिल में एंडोजेनेटिक फोर्सेस को एज सच उतनी अहमियत नहीं दी थी। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में आपको बताया था, क्योंकि उस टाइम पे एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था लोगों को, उतना ज़्यादा पता नहीं था। 1890s की बात हो रही है, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस इतने बारह नहीं। तो इन्होंने क्या, इरोजन, डिपोजिशन, ये सब प्रोसेसेस। तो मींस प्रोसेसेस का क्या मतलब है, जो सेट ऑफ ऑपरेशंस काम कर रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस का मतलब है सेट ऑफ ऑपरेशंस। इरोजन हो रहा है कि डिपोजिशन हो रहा है। मतलब प्रोसेस को अगर और ब्रॉड मायने में और थोड़ा घुस के समझा जाए तो मतलब फ्लूवियल प्रोसेस है, नदी द्वारा हो रहा है। ग्लेशियल प्रोसेस है, ग्लेशियल प्रोसेस हो रही है, ग्लेशियर डोमिनेट कर रहा है वो। या फिर केमिकल वेदरिंग हो रही है, फिजिकल वेदरिंग हो रही है। ये सब प्रोसेस के अंग हैं। वॉल्केनिज्म हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, टेक्टोनिक्स, प्लेट मूवमेंट हो रहा है, ये सब प्रोसेस है, राइट, ये सब प्रोसेस है। और नेक्स्ट इज स्टेज। स्टेज स्टेज की अगर बात करी जाए, सिंपल इट्स अ टाइम फैक्टर। नो, हम लोग ने टाइम पे कितना ज़्यादा बात करी थी, टाइम फैक्टर, स्टेज बेस्ड इवोल्यूशन, कैसे हट्टन और कैसे डार्विन ने इनको, मतलब उनके कॉन्सेप्ट ने इनको मॉडिफाई किया, इन्होंने अपनी थ्योरी में उसको इनकलकेट किया, एक्चुअली उसको इंक्लूड किया उन दोनों के दोनों रिसोर्सेज को। तो टाइम फैक्टर की बात हो रही है, मतलब एज की बात हो रही है। ये भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग ने देखा नहीं था एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में, लोगों ने कहा था कि ये बस अचानक से आ गया और बन गया ऐसे ही, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये
यहाँ पे जो हम लोग चीजें देख रहे हैं वो एज वाइज भी मैटर करती है, किस एज में। जैसे इंसान, अगर बात करी जाए ओल्ड स्टेज में जब आता है तो वहाँ पे चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं, उसका जो पूरा सिस्टम है स्लो हो जाता है। वैसे ही जो लैंड फॉर्म्स हैं वो भी वो भी एक सर्टेन एज में होते हैं, यंग हैं, मैच्योर हैं, सेनाइल हैं, सेनाइल मतलब ओल्ड। तो ये उस पर भी एज फैक्टर भी है। ये मतलब इन्होंने एक नई चीज ला दी थी जो अभी ऐसे किसी ने सोचा ही नहीं था लैंड फॉर्म्स को। अच्छा, इनका एज भी हो सकता है। फिर मतलब कैसे स्टेप में है, कैसे स्टेप से गुजरा है, कैसा कौन कौन सा सीक्वेंस रहा है, सब स्टेज में डिस्कशन होते हैं। तो यहाँ पे हट्टन और डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन एंड साइकिल कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन एंड साइकिल कॉन्सेप्ट, तो वो लगता है डार्विन एंड हट्टन का। तो स्टेज का क्या मतलब है? ड्यूरेशन। काहे की ड्यूरेशन? ड्यूरेशन फॉर विच, ड्यूरेशन फॉर विच प्रोसेसेस ऑपरेट, ड्यूरेशन फॉर विच प्रोसेसेस ऑपरेट। लिख लिया तो बताना, नोट करके 2-3 पॉइंट लिख लो, फिर आगे लिखा है। 10 ओके, नोट करके कुछ बातें लिख लीजिए। नोट नोट। पहली बात, टाइम एज एन एलिमेंट, टाइम एज एन एलिमेंट, इसकी अगर बात करी जाए तो ये मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो टाइम फैक्टर है। टाइम फैक्टर, ये बहुत ज़बरदस्त बात थी, टाइम फैक्टर। नोवेल आइडिया, नोवेल आइडिया इन डेविस थ्योरी। इट्स अ नोवेल आइडिया, मतलब एक अलग ही आइडिया था, उस टाइम पे किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। अर्लियर पीपल न्यू दैट, अर्लियर पीपल न्यू दैट, पहले के लोग जानते तो थे दैट रिवर्स ग्लेशियर इरोड, but they didn't consider the time factor, but they didn't consider the time factor। लेकिन ये टाइम फैक्टर ही तो इम्पोर्टेंट है भाई। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा समय तक नदी कहीं पर बहेगी, रोड करती रहेगी, वो ज़्यादा डीप वैली बनाएगी, गॉर्ज बनाएगी, कैनियन बनाएगी। लोगों ने इस चीज़ को कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने सोचा हाँ कटाव छटाव तो हो रहा है, लेकिन टाइम एज अ फैक्टर बहुत अपने में अलग बात थी। Earlier people knew that rivers glacier erode, but they didn't consider the time factor. Next point. Although Davis had stated landforms as the function of stage, sorry, structure, process and stage, भले ही इन्होंने कुछ ना समझ में आए पूछ लेना, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा हम यूज कर रहे हैं। Although Davis has stated landforms as a function of structure, process and stage, but he was more biased, but he was more biased towards the role of stage। ये इनका इनका फोकस स्टेज की तरफ ज्यादा था, स्टेज की तरफ ज्यादा था। क्यों? स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो इन्होंने माना हुआ था कि लैंडफॉर्म्स हैव यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, इन्होंने माना था जो लैंडफॉर्म होते हैं उसके यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ही रहते हैं।
और प्रोसेस की अगर बात करी जाए, प्रोसेस में हम लोग ने देखा था इरोजन वाला था, और जो अलग अलग एजेंट्स होते हैं, तो इन्होंने वो चीज़ तो इग्नोर ही मार दी थी ना, वो चीज़ इग्नोर ही मार दी थी कि बस रोल ऑफ रिवर्स ही इंपॉर्टेंस है, बाकी तो सब क्लाइमेटिक एक्सीडेंट है। स्टार्टिंग के दो को तो उन्होंने मतलब इन्होंने ऐसे ज़्यादा उस पर नहीं लिया, स्टेज पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, एंडोजेनेटिक फोर्सेस को इग्नोर कर दिया था, राइट। जो प्रोसेस में एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं उसको इग्नोर इन्होंने मार दिया था। अदर एजेंट ऑफ इरोजन इन्होंने बोल दिया था क्लाइमेटिक एक्सीडेंट्स हैं। तो बच्चा क्या, स्टेज, टाइम फैक्टर, ये इस पे इनकी थ्योरी ज़्यादा बायस्ड है। तो लिखिए, एंडोजेनेटिक फोर्सेस इग्नोर्ड, एंडोजेनेटिक फोर्सेस इग्नोर्ड, अदर एजेंट ऑफ इरोजन, अदर एजेंट ऑफ इरोजन, क्लाइमेटिक एक्सीडेंट, क्लाइमेटिक एक्सीडेंट। तो ये सारी बातें थी। अब आप मेन थ्योरी लिखने जा रहे हो, डेविस फ्लूवियल साइकिल। तो फ्लूवियल आपको समझ में आ रहा है क्यों मैं फ्लूवियल फ्लूवियल कर रहा हूँ? फ्लूवियल मतलब रिवर बेस्ड, ठीक है। तो ना पता हो तो उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी और रिवर बेस्ड प्रोसेस पे है, रिवर बेस्ड प्रोसेस, दिस इज नोन एज फ्लूवियल साइकिल। तो इसी को फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन भी बोलते हैं ना, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन। तो इसको ध्यान रखिएगा, रिवर बेस्ड प्रोसेस ही इन्होंने समझाई थी, बाकी को तो कह दिया था क्लाइमेटिक एक्सीडेंट हैं सब। सो अगर कहें डेविस सीम्स टू बी बायस टुवर्ड्स फ्लूवियल प्रोसेसेस, तो बिल्कुल सही बात होगी। तो चलिए अब मेन हम शुरू करने जा रहे हैं, डेविस फ्लूवियल साइकिल। अच्छा, अगर इसको लिखना है डेविस की फ्लूवियल साइकिल, तो मैं एस के आगे एपोस्ट्रॉफी लगाऊंगा, समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि एस लास्ट में आ गया इनके नाम में ही। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, डेविस ठीक है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर कोई वर्ड लास्ट में एस से खत्म हो रहा, आपको एपोस्ट्रॉफी दिखाना है, तो आप इसी के आगे लगाओगे। तो मैंने देखो ऐसे कर रहा हूँ, डेविस, इसके आगे एपोस्ट्रॉफी लगा दिया है, मतलब डेविस की फ्लूवियल साइकिल। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख लेना कि जो वर्ड लास्ट में एस से हो रहा है और आपको एपोस्ट्रॉफी शो करना है, तो अलग से एस नहीं लगाएंगे हम लोग। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करो, पहले आप लिख लो, उसके बाद जब आप लिख लोगे तो आप फिर एक अलग लेवल पे आ जाओगे। चलो लिखना शुरू करिए और थोड़ा स्पीड से लिखिएगा। लिखें, लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स इवॉल्व्स इन टाइम थ्रू द स्टेजेस। नेक्स्ट, rivers are the most important, are the most important agent, and the evolution process starts with A। अब इनकी पूरी थ्योरी शुरू हो रही है। अ फ्लैट सरफेस एट और नियर द बेस लेवल, बेस लेवल जहां तक नदी इरोड करती हो, बेस लेवल, सी लेवल। अ फ्लैट सरफेस एट और नियर द बेस लेवल, सी को लिख लेना ब्रैकेट में, सी लेवल। तो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी? एक फ्लैट सरफेस से जो कि बेस लेवल के आसपास होगी, सी लेवल के आसपास होगी। डेविस डिड नॉट एक्सप्लेन, ब्रैकेट में, डिड नॉट एक्सप्लेन द नेचर, नेचर एंड ओरिजिन,
नेचर और ओरिजिन इस फ्लैट सरफेस का इन्होंने नहीं समझा, बस इन्होंने बोला फ्लैट सरफेस. डेविस डिड नॉट एक्सप्लेन द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द फ्लैट सरफेस. नेक्स्ट, द सरफेस undergoes रैपिड अपलिफ्टमेंट, कीवर्ड है ये, रैपिड अपलिफ्टमेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. दिस, ब्रैकेट में, दिस क्रिएट्स इनिशियल एलिवेशन. इनिशियल एलिवेशन, इनिशियल हाइट ऐसे ही आती क्या? इन्होंने बोला जो फ्लैट सरफेस थी बेस लेवल के पास, उसमें अचानक से अपलिफ्टमेंट होता है, वो भी बहुत कम टाइम के लिए. ये केवल एकमात्र ऐसा इंस्टेंस है, दिस इज द ओनली इंस्टेंट, दिस इज द ओनली इंस्टेंस, आपको एक चीज अब फील हो जाएगी, वेयर डेविस कंसीडर्ड एंडोजेनेटिक फोर्सेस. देखा, एकमात्र ऐसी जगह जहां पे इन्होंने एंडोजेनेटिक फोर्सेस को कंसीडर किया इन अपलिफ्टमेंट, क्योंकि नीचे ही से तो पुश मिला ना, ऊपर जो उठा वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, जो रैपिड अपलिफ्टमेंट हुआ नीचे ही से उसे पुश मिला. So this is the only instance where Davis considered endogenetic forces in upliftment in part of his normal cycle. फिर अपलिफ्टमेंट ठीक है, हाँ सर हो रहा है ठीक, आप आगे बताइए. आफ्टर अपलिफ्टमेंट इज ओवर, आफ्टर अपलिफ्टमेंट इज ओवर, इरोजन स्टार्ट्स. कुछ खटक रही है बात यहाँ पे हम लोग को. इन रियलिटी इरोजन डज नॉट वेट. याद समझ रहे हो यार, ये दोनों तो साथ ही साथ होंगे. ये कह रहे हैं अपलिफ्टमेंट हो जाए उसके बाद इरोजन स्टार्ट होगा. रियलिटी में ऐसा होता है क्या? इन रियलिटी इरोजन डजंट वेट फॉर अपलिफ्टमेंट टू बी ओवर. भाई अपलिफ्टमेंट हो रहा है उसके साथ साथ तो इरोजन होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रैपिड अपलिफ्टमेंट हो गया वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद इरोजन स्टार्ट होगा. तो भाई थ्योरी है, तो क्या किया जाए इसमें, कुछ नहीं कर सकते, जैसा भैया ने बोला वैसे ही पढ़ना अपने को. इरोजन ऑपरेट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम. इसका मतलब है जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट गेट्स इरोडेड फर्स्ट. क्रस्ट, क्रस्ट मतलब समिट, समिट मतलब समझते हो ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन, समिट, समिट विल गेट इरोडेड फर्स्ट. दो पॉइंट आई थिंक मोटे मोटे हो गए. तीसरा पॉइंट, द फॉलोइंग आर द, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस, आर द स्टेजेस इन लैंडफॉर्म इवोल्यूशन. फॉलोइंग आर द, अब स्टेजेस हम समझाने जा रहे हैं. जितना ऐसे ही जब हो जाए बताना. डन. ओके, स्टेजेस. पहली स्टेज है स्टेज जीरो, पहली स्टेज है स्टेज जीरो. इसमें क्या है, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस एट और नियर द बेस लेवल. सडन अपलिफ्टमेंट, समराइज कर रहे हैं हम बस, सडन अपलिफ्टमेंट, लैंडफॉर्म लैंडफॉर्म एलिमेंट is created, is created. Now stage 1, stage 1,
रिवर्स आर स्मॉल, रिवर्स आर स्मॉल, वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत छोटे, बहुत क्रिस्प मैनर में हम आपको समझा रहे हैं। किताब से पढ़ोगे तो घबरा जाओगे हो क्या रहा है, ठीक है। इसलिए मेरे नोट से एक बार आप लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे हमसे, उसके बाद जब किताब में देखोगे तब बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज जिसने अभी खुद से पढ़ा होगा डेविस की साइकिल को, तो ऐसे जल्दी इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे आप कि हो क्या रहा है इसमें। तो पहले हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन उसको, हाँ वही चीज, वही चीज, डायग्राम, हाँ। क्या पूछा है कल्पना ने? फ्लैट सरफेस एट और नियर के बाद, एट और नियर द बेस लेवल, BL मीन्स बेस लेवल, ठीक है, बेस लेवल। चलो आगे लिखो। आगे लिखो, वेरी हाई वेलोसिटी, वेरी हाई वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे स्टीप स्लोप होते हैं, स्लोप पे वेलोसिटी डिपेंड करती है, स्टीप स्लोप होंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। फिर यहाँ क्या होगा, वैली डीपनिंग, वैली डीपनिंग। यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिवर्स, रिवर्स मेक डीप वैलीज बट नॉट ब्रॉड वैलीज, ध्यान रखिएगा। डीप वैली बनाएंगे लेकिन ब्रॉड वैली नहीं बनाएंगी, क्योंकि वर्टिकल इरोजन हो रहा है ना यहाँ पे, वर्टिकल इरोजन हो रहा है, वर्टिकल इरोजन इज एक्टिव, वर्टिकल इरोजन। सो रिवर्स, रिवर्स कैन नॉट परफॉर्म लैटरल इरोजन, लैटरल इरोजन मतलब क्या है, ये यहाँ पे ये एक्टिव है, ये पार्ट, ये एक्टिव नहीं है इतना, ये एक्टिव इतना नहीं है, ध्यान रखना, ये लैटरल इरोजन है, ये वर्टिकल इरोजन है। सो रिवर्स कैन नॉट परफॉर्म लैटरल इरोजन। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है, समिट्स डू नॉट चेंज, समिट्स डू नॉट चेंज, समिट्स डू नॉट चेंज का क्या मतलब है, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट चेंज नहीं होगा। अभी हम इसको समझा रहे हैं, तो पहले लिख लो जरा, यहाँ क्या बनेगा, गॉर्ज बनेगा, कैनियंस बनेंगे, गॉर्ज बनेगा, कैनियंस बनेंगे। फिर यहीं पे दोस्तों अगर बात करी जाए, यहीं पे अगर बात करी जाए, रिवर कोर्स, रिवर कोर्स, इसको बोला था थालवेग, थालवेग ये शब्द हो सकता है कई लोगों ने सुना हो, थालवेग इज इरेगुलर, इज इरेगुलर, थालवेग इज इरेगुलर। अभी हम सब समझा रहे हैं, लिख लो पहले, स्लोप्स, स्लोप्स आर ऑल कॉन्वेक्स, यहाँ पे जो स्लोप्स होंगे वो कॉन्वेक्स शेप में होंगे, कॉन्वेक्स शेप में होंगे। फिर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटरफॉल्स, प्रेजेंस ऑफ वाटरफॉल्स, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ रेपिड, रेपिड, रेपिड्स, रेपिड्स, लॉट्स ऑफ रेपिड्स, कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट्स, अभी हम फोटो दिखा देंगे समझ जाओगे, जीसी लियोंग में है ये सब। फिर यहाँ एक पॉइंट लिखिए, एब्सोलूट हाइट remains same while relative height increases। अब इतना आप लोग लिख लो फिर हम समझाते हैं, कुछ छूट गया हो ऊपर हम कर देंगे, बता देना, इसको छोटा ही कर देते हैं हम।
ओके, सबका आई थिंक हो गया। ठीक है, यहाँ से समझिए, समिट्स डू नॉट चेंज, यहाँ से हम समझा रहे हैं। ठीक है, बाकी ऊपर तो सबको समझ में आ रहा है ना? देख लो एक बार, पढ़ लो क्या लिखे हो सब लोग, देख लो पूरा पढ़ लो आप लोग एक बार। Valley rivers are small, very high velocity because of the steep slope. Valley deepening, वैली डीपनिंग मतलब बता दिया मैंने, ये वैली डीपनिंग है। वैली डीपनिंग से फिर ऐसे वैली डीपनिंग है। रिवर्स मेक डीप वैलीज बट नॉट ब्रॉड वैलीज। रिवर्स कैन नॉट परफॉर्म लैटरल इरोजन ये मैंने समझा दिया। समिट्स डू नॉट चेंज, अब हम ये समझाने जा रहे हैं। ठीक है, अब चलो ध्यान दो इधर, यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है समिट्स डू नॉट चेंज। कहने का ये मतलब है समिट एपेक्स पॉइंट, तो अगर ये है और मैं इसको माउंटेन कह रहा हूँ जो रैपिड डेवलपमेंट से बना है, ये मेरा लेवल है समिट का, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें वैली डीपनिंग हो रही है। तो अब देखिए कैसे इसमें वैली डीपनिंग हो रही है। पहले ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर और थोड़ा हुआ, समझ रहे हो, फिर और थोड़ा हुआ। ये है मेरा कहने का मतलब समिट्स डू नॉट चेंज। ये देख रहे हो हाइट, समिट्स डू नॉट चेंज, उसका रेफरेंस उतना ही है। उसका रेफरेंस जो चल रहा है ये लाइन, ये देख रहे हो, ये टॉप जो है पॉइंट रेफरेंस वो सेम है। समिट डज नॉट चेंज, ये इन्होंने बोला। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट, समिट्स डू नॉट चेंज। नाउ नेक्स्ट हम समझाने जा रहे हैं थालवेग। थालवेग क्या होता है दोस्तों? जब कोई नदी गुजरती है तो एक पाथ से गुजरती है, राइट? पाथ से गुजरती है। तो मैं एक 3D फिगर बना रहा हूं, आप समझ सको तो समझना। इसको मैं नाम देता हूं A, B, C, D, E, F। तो नदी यहाँ कहाँ से गुजरेगी? ये नदी है, ये नदी यहाँ से गुजर रही है। तो BE क्या है? BE है आपका वैली फ्लोर, वैली फ्लोर। AB और BC, AB और BC, इसको विजुलाइज करिए, हिमालय से नदी नीचे आ रही है तो BE वैली फ्लोर है, AB और BC क्या है आपका? वैली साइड है, वैली साइड। तो दोस्तों BE वैली फ्लोर, AB एंड BC, AB एंड BC ये कॉन्वेक्स शेप के हैं। कैसे हैं? कॉन्वेक्स शेप के। ये हैं आपके कॉन्वेक्स शेप के। कॉन्वेक्स शेप मतलब क्या है? ये जो ऐसा शेप होता है ना, ये कॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स शेप। तो स्लोप्स जो हैं कॉन्वेक्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है स्लोप्स आर कॉन्वेक्स, ये यहाँ पे मतलब कॉन्वेक्स शेप बन रहा है। ये चीज आप अगर आप देखो कॉन्वेक्स शेप, और ये भी जो आ रही है ये भी कॉन्वेक्स शेप ही बन रहा है, BE। तो थालवेग, थालवेग एक तरीके का आपका क्रॉस सेक्शन है। अगर आप इसको सामने से देखोगे कैसे दिख रहा है थालवेग, वैली फ्लोर की, जो वैली फ्लोर है आपका BE वैली फ्लोर, इसका एक प्रोफाइल है, एक पाथ बताता है जो नदी का, उसको थालवेग बोलते हैं सिंपल। जहां से वो नदी आ रही है सीधे सीधे गुजर रही है, जो उसका रास्ता है उसको थालवेग बोला जाता है। तो यहाँ पे वो कैसा है? कॉन्वेक्स शेप में है, कॉन्वेक्स शेप में आ रहा है। सो ये हो गया वाटरफॉल। ठीक है, रैपिड कैटरैक्ट्स की अगर बात करी जाए, सो आपने देखा होगा कि जैसे राफ्टिंग वगैरह करते हैं ना, राफ्टिंग, तो जब राफ्टिंग करते हैं तो उसमें बीच बीच में पत्थर होते हैं, बीच बीच में पत्थर होते हैं जहाँ पे पानी की इंटेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है, यहीं से ये जंप बम्प होता है यहीं से। तो ये रैपिड और कैटरैक्ट्स हैं, ये इसी में बम्प होता है। अगर राफ्टिंग वगैरह देखो, रिवर राफ्टिंग, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड यहाँ पे बढ़ जाती है। इसको वाटरफॉल नहीं बोलते हैं, इसको रैपिड और कैटरैक्ट्स बोला जाता है। फिर अब ये लास्ट पॉइंट जो था, एब्सोल्यूट हाइट रिमेन्स सेम व्हाइल रिलेटिव हाइट इंक्रीजेस। अब ये समझो, अभी तक सबको समझ में आया कि नहीं?
सबको समझ में आया चीजें? कुछ ना समझ में आया हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? कोई चीज ना समझ में आई हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। थोड़ा नहीं, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा आएगा। फिर जब आप खुद से अभी बैठोगे किताब लेके, नोट्स लेके, जीसी लियोंग पढ़ोगे, जब फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन उसमें पढ़ोगे ना, तब अपने आप सब बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है? चलो अब ये लास्ट वाला पॉइंट हम बता दें। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अभी पहली बार है ऐसा तो ऐसा लग रहा है, अभी जब किताब में देखोगे, फिर से नोट्स देखोगे तो समझ में आएगा। सो एब्सोल्यूट हाइट रिमेन सेम वाइल रिलेटिव हाइट इंक्रीजेस। अब इसको समझ लो जरा। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, देखो सब लोग ध्यान दो, दो हाइट है यहाँ पे। क्या? एक है रिलेटिव हाइट, एक है एब्सोल्यूट हाइट। तो अगर मैं इसको बेस लेवल मान लूं, बेस लेवल से जो मैं हाइट लूंगा दोस्तों, वो आपको समझ में आ रही है? एब्सोल्यूट हाइट होगी कि रिलेटिव हाइट होगी? बताओ, ये हाइट क्या होगी, एब्सोल्यूट की रिलेटिव? एब्सोल्यूट, यस, एब्सोल्यूट हाइट है ये, बेस लेवल से जब लिया जाता है। रिलेटिव मतलब आप किसी के रिलेशन में ले रहे हो, तो ये है हमारी रिलेटिव हाइट, समझे? जितना वैल्यू डीपनिंग हुई है, ये है रिलेटिव हाइट। तो एब्सोल्यूट हाइट रिमेन्स द सेम का क्या मतलब है? वाला डायग्राम याद करिए, जैसे मैंने ऐसे बनाया था, याद आ रहा है? उसके बाद मैंने ऐसे करा था, उसके बाद मैंने इसको ऐसे कर दिया था, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो अब आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए? रिलेटिव हाइट बढ़ती जा रही है ना, यहाँ पे रिलेटिव हाइट कुछ और थी, फिर ये रिलेटिव हाइट बढ़ गई, रिलेटिव हाइट बढ़ गई, लेकिन एब्सोल्यूट हाइट तो सेम रही ना। हाँ, समिट्स हाइट डू नॉट चेंज, यस। ये पॉइंट भी समझ में आ गया सबको, आई थिंक। ठीक है, अब स्टेज 2 हम लिखवाएं। ऑल गुड टिल हियर? सब कुछ ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल प्रतीक, यस। ये समझाने के लिए अलग से मैंने कर दिया, यस। चलिए स्टेज 2 लिखिए। तो स्टेज 1 कौन सी स्टेज है दोस्तों? स्टेज 1 इज आर यूथफुल स्टेज, है ना? हम लोग पढ़ते हैं यूथफुल स्टेज, तो स्टेज 1 के पास लिख लीजिएगा यूथफुल स्टेज, ठीक है? तो यहां पे लिख लेना यूथफुल स्टेज, यही तो हम लोग पढ़ते हैं, यूथफुल स्टेज। इसको लिख लेना यहाँ पे। नाउ सेकेंड स्टेज, स्टेज 2 मैच्योर स्टेज। इसमें पॉइंट लिखो, फिर हम बाद में समझाएंगे, लिखो पहले। हाँ लीना, रिवर का ही तो पढ़ लें, फ्लूवियल साइकिल ही तो पढ़ लें। तो ये यही है वो इंसान जिन्होंने फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन दी है, रिवर वाली, यूथफुल, मैच्योर, सेनाइल, डेविस साहब ही हैं। स्टेज 2 लिखिए, रिवर्स बिकम, अरे अभी लिखो तो, अभी देखो क्या क्या आएगा। हाँ, रिवर्स बिकम लार्जर, रिवर्स बिकम लार्जर, वैली ब्रॉडनिंग स्टार्ट्स, वैली ब्रॉडनिंग स्टार्ट्स। The river erodes the summit also. Absolute height starts falling. The relative height, the relative height initially increases, initially increases, and then relative height starts falling.
नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियली वैली ब्रॉडनिंग rate is less than valley deepening rate. Later, what happens? Valley broadening rate increases. Why increases? With respect to valley deepening rate. Valley sides and Thalweg, THALWEG, both are straight lines. अब straight lines हो गई हैं, पहले कर्व था कॉन्वेक्स, अब यहाँ पे चेंज हुआ. इन द लेट मैच्योर, इन द लेट मैच्योर स्टेज द रिवर्स स्टार्ट टू meander. जैसे ही हो जाए बताओ, सब समझा दें. क्या लिखा है? सेकेंड स्टेज मैच्योर स्टेज है, रिवर्स बिकम लार्जर, वैली ब्रॉडनिंग स्टार्ट्स, द रिवर इरोड्स द समिट ऑल्सो, समिट भी अब इरोड होगा, एब्सोल्यूट हाइट स्टार्ट्स फॉलिंग, relative height initially increases and then relative height starts falling. Initially valley broadening rate is less than the valley deepening rate, but later valley broadening rate increases with respect to valley deepening rate. Valley sides and Thalweg both are straight lines now. In the late mature stage the river starts to meander. ब्रॉडनिंग और डीपनिंग वाला समझाते हैं. इनिशियली वैली ब्रॉडनिंग रेट इज लेस देन वैली डीपनिंग रेट. तो यहाँ पे क्या है कि जो वैली है समझ में नहीं आया दीपा, आप क्या कह रहे हो? यहाँ पे अगर आप देखो तो वैली ब्रॉड इतनी नहीं हो रही है जितनी कि डीप हो रही है. फिर बाद में क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रॉड उतनी नहीं हो रही है जितनी डीप हो रही है. फिर अभी आगे जाके आप देखोगे यहाँ पे सेकेंड स्टेज में ही वैली ब्रॉड ज़्यादा होने लग जाएगी. सॉरी, हाँ, ब्रॉड ज़्यादा होने लग जाएगी, डीप नहीं होगी उतनी. अभी सब बता रहे हैं. पहले ये बताओ, ये डायग्राम समझ में आ गया? पहले क्या हो रहा है, इनिशियली स्टेज 2 के इनिशियली वैली डीपनिंग हो रही है. फिर जैसे जैसे और नदी स्लोप होता जाएगा तो अब डीपनिंग बढ़ती जाएगी क्योंकि वैली ब्रॉडनिंग स्टार्ट हो जाएगी. रिवर जो है बड़ी हो रही है, नदी बड़ी हो रही है. तो ये चीज देख रहे हो, अब ये फैलाव ज्यादा होगा, फैलाव ज्यादा होगा. अभी क्या है, ये चीज. तो ये पॉइंट हो गया. The river erodes the summit also. Absolute height starts falling. Relative height initially increases and then relative height starts falling. अब हम ये समझाते हैं. समझो, हमने यहाँ लिखा है the river erodes the summit also. अब इसको समझो, the river erodes the summit also. इसको आप कैसे विजुलाइज करोगे? Summit, अरे यार, समिट्स देखो इरोड हो रहा है. तो अब ये डायग्राम जरा समझिएगा. मान लो पहले ऐसे था, अब इसमें इरोजन स्टार्ट हुआ, इतना पोर्शन हटा, ये अब पोर्शन हटा,
फील कर पा रहे हो? एब्सोल्यूट हाइट नीचे आ रही है, फील कर पा रहे हो हम क्या बना रहे हैं? अब इतना पोर्शन बचा, पहले पहले हाइट इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई। ढक्कन समझ रहे हो? एक के ऊपर अगर एक कटोरी रख दो, एक के ऊपर एक कटोरी रख दो, तो एक एक कटोरी को ऊपर से हटाते जाओ तो समिट रिड्यूस हो रहा है। समझ पाए आप लोग? पहले यहां तक था ना, पहले यहां तक था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ये है समिट रिड्यूस हो रहा है, समिट रिड्यूसेस, ऐसे समिट रिड्यूस होता जा रहा है। नहीं कल्पना, सारी बातें अभी हम माउंटेन पे ही कर रहे हैं, ठीक है? पूरी इनकी अभी जो साइकिल चल रही है माउंटेन पे ही बात हो रही है। लैंड पे अभी, लैंड पे अभी अभी कुछ नहीं बात हो रही है, अभी समिट वगैरह तो माउंटेन का ही सब होगा ना। अच्छा, हाँ, तो ये हो गया एब्सोल्यूट हाइट स्टार्ट्स फॉलिंग। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया, एब्सोल्यूट हाइट स्टार्ट्स फॉलिंग। अब रिलेटिव हाइट को समझो। रिलेटिव हाइट इनिशियली इंक्रीजेस, रिलेटिव हाइट इनिशियली इंक्रीजेस एंड रिलेटिव हाइट स्टार्ट्स फॉलिंग, मतलब बाद में, एंड देन। तो समझिए, अगर मैं इसको आपको समझाऊं, पहले ये था, फिर ये हुआ, तो रिलेटिव हाइट इनिशियली इंक्रीज कर रही है। पहले रिलेटिव हाइट ये थी, फिर ये थी। इसके बाद दोस्तों ब्रॉडनिंग भी होने लगी और एपेक्स भी छोटा होने लग गया ना, समझो। ब्रॉडनिंग होने लगी और एपेक्स भी छोटा हो गया ना, तो रिलेटिव हाइट उसके रिलेशन में कम होने लग जाएगी। ये है कहने का मतलब। मतलब पहले जो लेवल चल रहा था रिलेटिव हाइट का बढ़ रहा था, अब वैसे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि ऊपर से भी तो कम होने लग गया और ब्रॉड होने लग गया। हाँ, पुराने के रिलेशन में, ये चीज है। तो मतलब ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों मिला के आपको ये समझना है रिलेटिव हाइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? रिलेटिव हाइट जिस दर से पहले नीचे जा रही थी, अब वो उस दर से नहीं गिरेगी नीचे, क्योंकि अब वैली ब्रॉडनिंग भी हो रही है, एपेक्स भी नीचे जा रहा है उस हिसाब से। अब थालवेग वाली बात समझ लो, थालवेग वाली बात समझ लो। वैली साइड्स एंड थालवेग बोथ आर स्ट्रेट लाइंस नाउ। तो अब कहने का ये मतलब है, बिल्कुल कल्पना, बिल्कुल स्पीड कम हो जाएगी, इसीलिए तो जो डीपनिंग है अब वो कम हो जाएगी और ब्रॉडनिंग बढ़ जाएगी, इसीलिए डीपनिंग कम हो जाएगी, ब्रॉडनेस बढ़ने लगेगी। हाँ, तो हम क्या, थालवेग, ये है हमारा थालवेग की अब प्रोफाइल देखो आप लोग। थालवेग की प्रोफाइल देखो, जहां से नदी अब जिस रास्ते से आएगी, ये रास्ते से आ रही थी नदी, ये तो देखो स्ट्रेट लाइन हो गया अब ये, क्योंकि यहां तक आते आते उसने इस एरिया को बहुत ही काट फीट दिया और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा बन गया। अभी इससे ऊपर जो नदी थी वहां पे हम लोग जब बात कर रहे थे उसका वॉल्यूम इतना था नहीं, तो जैसा ही पाथ उसको मिला कॉन्वेक्स शेप का, जो स्लोप उसको मिला वो वैसे ही गुजर रही थी, लेकिन यहाँ नीचे आते उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसने इसको पूरा स्ट्रेट लाइन कर दिया है। तो ये जो रिवर वैली है ना, अब ये स्ट्रेट लाइन हो गई है। ये जो थालवेग है अब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया है, पहले कॉन्वेक्स शेप था इसका। और ये वैली भी देखो, वैली भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो इसके बीच से नदी आ रही है, समझ लो इसके बीच से नदी। तो थालवेग हम लोग सोचेंगे समझेंगे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारा थालवेग का कॉन्सेप्ट। अभी दोस्तों अगले चरण में पता है क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन कॉनकेव हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा जो थालवेग हमारा। अगर मैं इसको बना पाऊं इस चीज को और आप लोग समझ पाओ, ये समझ रहे हो? अब ये आगे जाके ऐसा हो जाएगा, यहां से नदी आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये थर्ड स्टेज वाली बात है, ये आगे हम बनवाएंगे। ये चीज समझ गए आप लोग? ये ब्रॉड हो गया ना, यहां से नदी आ रही है, ये है मामला। अब ये थालवेग मेरा कॉनकेव हो जाएगा थर्ड स्टेज में।
बस स्पीड कम हो जाएगी, बस समझदार तो हुई हो आप लोग। तो जल्दी से थर्ड स्टेज लिख लो, फिर सेशन को हम रैप अप करें। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी अब। ये है ज्योग्राफी ऑप्शनल। ठीक है, ये है ज्योग्राफी ऑप्शनल। सो वेलकम टू ज्योग्राफी। अभी तक सोचते थे अब इसमें आगे और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, ऐसी फीलिंग आती होगी कि यार इसमें भी आगे क्या होगा। स्टेज 3 सिनाइल स्टेज। सिनाइल मतलब ओल्ड स्टेज। सो यहाँ पे लिखिए रिवर्स। रिवर्स, रिवर कर लो। रिवर इज वेरी नियर, इज वेरी नियर टू द बेस लेवल। बेस लेवल। रिवर, रिवर वैली डीपनिंग almost stops. Valleys are open and broad. Rivers slows down considerably. स्पीड काफी कम हो गई। Landscape starts to flatten with convexo concave profile। ये हम बताएंगे। convexo concave profile। Slopes of valley side and thalweg is concave। Very strong meandering with oxbow lakes। oxbow lakes। the almost flat land near the base level is called penny plain। डेविस ने उसे पेनी प्लेन बोला है। पेनी प्लेन, इट्स अ इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन इरोजन से बना है। ऑन द पेनी प्लेन, on the penny plain there may be isolated resistant rocks called monadnocks। monadnocks ये क्या है? दे आर लो लाइंग हिल्स। लिख लो, समझाएं। गजब प्रतीक, खतरनाक स्पीड, बहुत बढ़िया। तब यहाँ पे क्या है? कहाँ से समझाएं आपको? ओपन, ये तो हो गया, ठीक है। हाँ, कॉन्वेक्सो कॉनकेव प्रोफाइल। ये अगर देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, और ये
फिर आगे जाके लैंडस्केप जो है फ्लैटन होने लग जाएगा, फिर ये और ओपन होने लग जाएगा और ये कुछ ऐसा शेप होने लग जाएगा। ध्यान से देखना, ऐसा शेप, ऐसा शेप होने लग जाएगा, ऐसा शेप, ऐसा। तो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है नीचे वाला पार्ट। तो वही मैंने वहां पे लिखा है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव प्रोफाइल, कॉन्वेक्सो कॉनकेव प्रोफाइल। फिर थालवेग मैंने ऊपर बना ही दिया है, आप लोग बना सकते हो, उसको और ब्रॉड कर देना। यहाँ से रिवर आ रही है, ये कॉनकेव हो गया थालवेग, और ये वैली जो है देखो, वैली, वैली साइड, ये तो वैली फ्लोर है, वैली फ्लोर, थालवेग वैली फ्लोर, वैली साइड भी कॉनकेव हो गई है। मियांड्रिंग समझते हो, इसमें कुछ बताने का है नहीं इतना, बात करी जाए, ठीक है। फिर वही है, ये जहाँ से हटेगा वहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सबो लेक बन जाएगा, ऑक्सबो लेक बन जाएगा, ऑक्सबो लेक ये हो गया। पेनी प्लेन की अगर बात करी जाए, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया लास्ट में, ये जो लास्ट में ये बनाया है, लो लाइंग हिल्स, बिल्कुल पेनी प्लेन, पेनी प्लेन एक तरीके का लास्ट में बेस लेवल के पास एक प्लेन बनता है, इसको हम लोग पेनी प्लेन बोलते हैं, पेनी प्लेन बोलते हैं। सो इन जनरल ये जो प्लेन है ये पेनी प्लेन है। कई बार पेनी प्लेन में लो लाइंग हिल्स हो सकते हैं, उसको बोला जाता है मोनाड नॉक्स, मोनाड नॉक्स। तो पेनी प्लेन थर्ड स्टेज का फीचर है, पेनी प्लेन फ्लैट लैंड ऑलमोस्ट नियर द बेस लेवल। तो इस पेनी प्लेन में मोनाड नॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। अपर्णा कहाँ पे, क्या छूटा, क्या मिस किया बताइए। हमने बताया कॉन्वेक्स कॉनकेवो लैंडस्केप हो रहा है, फिर लास्ट में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे फ्लैटन हो गया प्लेन, प्लेन बिल्कुल फ्लैटन होने लग रहा है बेस लेवल के पास। जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं वहां पे देख रहे हैं कि जो हमारा अभी तक लैंडस्केप था अच्छा खासा हिल रीजन में, वो अब धीरे 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 करके फ्लैट लैंड की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। तो उस पूरे को हम लोग पेनी प्लेन बोल देते हैं। और कई बार पेनी प्लेन में हम लोग छोटे छोटे हिल्स पाते हैं, लो लाइंग हिल्स, मोनाड नॉक्स जैसे मैंने लिखा है, लो लाइंग हिल्स कभी कभी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये एक्चुअली पूरी की पूरी चीज अमेरिका की है, ये पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने अमेरिका को स्टडी करके रखा है ना, तो उसको दिमाग में अपने इंडिया ना बसाना। सबसे पहली जो ग्रॉस मिस्टेक सब लोग करते हैं, इंडिया मत दिमाग में चलाइएगा, ये अमेरिका में है। लास्ट में जब रिवर ओशन से मिलने वाली होती है ना, तो वहां पे छोटे छोटे लो लाइंग हिल्स पाए जाते हैं, उसको इन्होंने मोनाड नॉक्स बोला। इंडिया में ऐसा इतना नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि लास्ट में तो डेल्टा बन रहा है। तो अपने दिमाग से जरा इंडिया को हटा के, हाँ, इंडिया को हटा के अमेरिका रखना, क्योंकि पूरी इन्होंने थ्योरी अमेरिका के उसको स्टडी करके दी है ना। तो वहां पे ये आइसोलेटेड रेजिस्टेंट रॉक पाए जाते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, छोटे हिल्स होते हैं, इतने बड़े नहीं। तो इनको इन्होंने मोनाड नॉक्स, एक्चुअली मोनाड नॉक्स एक तरीके के माउंटेन हैं जो यूएस में पाए जाते हैं, माउंटेन्स इन यूएस, उसके नाम पे इन्होंने रखा है, तो मोनाड नॉक्स। ठीक है, अब याद रहेगा, ये चीज लिख लेना, ये चीज याद रखिएगा, नेम्ड आफ्टर माउंटेन्स इन यूएस। ओके ओके, एक मिनट साथ में रहना, बता रहे हैं। बताना जब मेरी स्क्रीन आप लोग को विजिबल हो। दिख गई मेरी स्क्रीन? पेनी प्लेन, पेनी प्लेन, लो रिलीफ, लो रिलीफ प्लेन एब्सोल्यूट, यहाँ पे
ये देख रहे हो, अगर छोटे छोटे हिल वगैरह देख पाओ तो, देख रहे हो लास्ट में बिल्कुल हम लोग हो गए हैं। ये देखो, ये मोनाड नॉक्स में बोल दूंगा, देख रहे हो ये पत्थर मोनाड नॉक्स में बोल दूंगा। ऐसा है, बिल्कुल फीचरलेस प्लेन है, पेनी प्लेन। आप समझ गए? ये है पेनी प्लेन की कहानी। सो आई थिंक आज आपको बहुत जानकारी मिल गई। कल आप लोग को एक डायग्राम हम शो करा देंगे, जो इसका बहुत ही फेमस डेविस का डायग्राम है, ऐसे करके बनता है, वो हम आपको समझा देंगे कल। अब ठीक है, किताब से अभी ना पढ़िए, हम पहले वाला आपको डायग्राम बता दें फिर पढ़ना। चलो, जितना पढ़ाया रिवाइज करिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और कल मिलते हैं फिर आपसे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।